सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में हम समझते हैं कि चीज़ों को हम करते क्या हैं? कैसे मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन का रोल क्या होता है? देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मैच का, क्रिकेट मैच का एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना? फिर डेटा को ऑर्गनाइज़ करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट मैच का एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, फिर हम डेटा को ऑर्गनाइज़ करेंगे कि अ, 10 रन किस-किसने बनाए, 20 रन किस-किसने बनाए या इसको हम ऐसे करेंगे कि एक ग्राफ बनाएँगे और यहाँ लिखेंगे प्लेयर के नेम, नेम ऑफ प्लेयर्स और यहाँ लिखेंगे उसके रन और यहाँ लिखा होगा 1, 2, 3 और ऐसे ही चल रहा होगा, 100 तक या जहाँ तक भी आप चाहते हैं। अब जैसे मान लो आयुष एक प्लेयर है क्रिकेट टीम में, तो आयुष ने मान लो 3 रन बनाए, तो 3 रन बनाए, तो आयुष को ऐसे शो कर दिया, ये रहा अभी आयुष के 3 रन, है ना? अब मान लो यहाँ पे अंकिता है क्लास में, अंकिता, है ना? अंकिता ने 100 रन बनाए, तो अंकिता का यहाँ पे आ गया ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या है डेटा, फिर उसको ऑर्गनाइज़ करते हैं। ऑर्गनाइज़ जैसे ही ऑर्गनाइज़ किया, फिर बाद में उसका कन्क्लूज़न निकालते हैं। मतलब हमें देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ का जो है बिहेवियर जा रहा है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का ये काम होता है कि सबसे पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, फिर उनको ऑर्गनाइज़ करो, रिप्रेज़ेंट करो ग्राफ पर और फिर उनका कन्क्लूज़न निकाल लो। इसके लिए ये काम आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बात सबको क्लियर हो गई? सबसे ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, बता सकते हो? आपने कहाँ-कहाँ देखा डेटा इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल? ग्राफ्स का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ देखा है आप लोगों ने? चलो आप लोग बताओ आज। मार्केटिंग में, बिज़नेस में, क्रिकेट में, बिल्कुल ठीक है। और न्यूज़ में, सेंसस में, वोट काउंटिंग में, हैं? जनसंख्या गणना में, प्रोडक्शन में, कंपनी में, सब जगह मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एक इतना खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का कि आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डेटा इंटरप्रिटेशन के ग्राफ को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा, ये है मामला। है ना? तो ये चीज़ है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन हमें ये सिखाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई इंसान, कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहाँ पे पवन को ले लेता हूँ। डेली ये रनिंग करता है, डेली रनिंग करता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पहले दिन इसने रनिंग की 5 किलोमीटर की, फिर रनिंग की इसने 4 किलोमीटर की, फिर रनिंग की इसने 2 किलोमीटर की, है ना? और फिर रनिंग की इसने 3 किलोमीटर की, फिर रनिंग की इसने 1 किलोमीटर की। तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि जो पवन है, पवन ने पहले 3 दिनों तक मतलब 2 दिन तक घटाया अपना दौड़ने का जो डिस्टेंस है, फिर बढ़ाया, फिर घटाया। तो ग्राफ को देख के तुरंत हमें पता चल जाता है कि भैया इसका जो दौड़ने का पैटर्न है, कुछ ऐसा है ना? तो ये फ़ायदा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब डेटा इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए हमें पूरे अरिथमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। जिसने भी अरिथमेटिक नहीं देखा है, वो अरिथमेटिक ज़रूर देख ले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए काम चलवा दूँगा मैं। लेकिन अरिथमेटिक पूरा टॉप ज़रूर देख लीजिएगा। परसेंटेज, रेशियो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई-सीआई सबका इस्तेमाल डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कांसेप्ट व्हिच आर यूज्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ऐसे कांसेप्ट्स की बात करते हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा। बिल्कुल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज की ही बात कर लूँ सबसे पहले तो मैं। देखिए, हालाँकि सब कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन मेरा फर्ज़ बनता है एक बार आपको दोबारा से बता देना, ताकि जब डेटा इंटरप्रिटेशन कराएँ तो आपको परेशानी ना आए ज़रा-सी। ठीक है? परसेंटेज सबसे पहला, जैसे अगर मैं कहूँ ए इज़ जैसे मान लीजिए कोई बात नहीं अक्षय वो क्लास ना कल कैंसल हो गई थी, तो वही क्लास लगी है दोस्त, कोई बात नहीं। ठीक है, मान लीजिए ए ने 90 रन बनाए और बी ने 120 रन बनाए। ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी। अगर मैं कहूँ ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, है ना? मतलब हिंदी में भी बोल रहा हूँ मैं, ए बी का कितना प्रतिशत है? और देखो एसएससी क्लियर करना है ना, तो इतना ज़्यादा इंग्लिश से परहेज मत करना। लिखा है ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी मतलब ए बी का कितना प्रतिशत है? एंड बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए एंड ए इज़ व्हाट परसेंट more than B and B is what percent more than A। सही है? तो अब आपको ये दिया हुआ है, ये 4 चीज़ें आपको आती है ना, तो समझ लो आपको परसेंटेज का कांसेप्ट अच्छे से आता है। अब जैसे अगर मैं कहूँ आपको A is what percent of B, तो यानी कि A B का कितना प्रतिशत है, तो हमें बताना है A B का कितना प्रतिशत है। जिससे तुलना करते हैं उसको बटे में लिखते हैं, 90/120 गुणा 100 यानी कि 3/4 गुणा 100 यानी कि 300/4 प्रतिशत। थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब कुणाल मैं समझा नहीं, मतलब मेरा रॉन्ग है या आपका रॉन्ग है? बताएँगे प्लीज़? 3, 4, 25 से 75%।
थर्ड क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग है बताएंगे एक बार? अच्छा, लिखने में ये गलती है, ठीक है ठीक है। आप ऐसे रॉन्ग कह के एकदम मतलब दिल मत दुखाओ यार, दर्द होता है, मतलब दिल से बुरा लगता है। ये कहो कि सर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, बी की बात करते हैं। बी इज, दिल दुखा दिया यार, सुबह से मन नहीं कर रहा पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। हाँ ये तो बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? 120 बटे 90 गुणा 100, 4 बटा 3 गुणा 100, 400 बटा 3%। सही है। अच्छा, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी? अभी भी गलत था वैसे तो आज मतलब ज्यादा ही दिल पे बात लिया है। ठीक है, ये आएगा लेस, ये आएगा मोर। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले देखो ए और बी का डिफरेंस लो, है ना? ए और बी का डिफरेंस ले लो, सही है। हाँ, और जिससे तुलना कर रहे हैं उसको बटे में लिख दो, बस ये है मामला। दोनों का अंतर 30 बटे में बी, यानी कि 120 गुणा 100, कितना प्रतिशत कम है जल्दी बताओ? 25%। सही है जी, क्लियर है। अब बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? फिर से डिफरेंस लेंगे, मैंने मोड क्यों लगाया? डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 30 बटे में, अब की बार ए को लेना है तो 100 पर कितना? कितना? 33 सही, 1/3%। तो दोस्तों मैं आपको यही बात कह रहा हूं मेरे देश के जवानों, मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता ना भाई, फिर दिक्कत है, फिर डीआई नहीं पढ़ पाओगे। पहले आपको फिर परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। डन है जी। अच्छा, एक चीज और है, इस बार के होमवर्क में आपको डीआई के सवाल नहीं दिए हैं मैंने। इस बार के होमवर्क में आपको बस में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस के सवाल दिए हैं, जो आज शाम को कराऊंगा अभी। ठीक है, तो क्योंकि डेटा इंटरप्रेशन पूरा नहीं हो रहा ना, तो जब चैप्टर पूरा होगा तभी तो दिए जाएंगे होमवर्क, तो इसके सवाल अगले हफ्ते में देंगे। ठीक है, होमवर्क में। हाँ चलो, ये मैंने बता ही दिया परसेंटेज का कंसेप्ट आपको। 12% ऑफ 450, जल्दी बताओ। बिल्कुल अक्षय, 12% ऑफ 450, जल्दी बताओ। बताओ बताओ, 450%, मतलब 12% ऑफ 450, 12% ऑफ 450। डन है जी। हाँ, 54 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 की 45, 2 6 12, 6 54। ठीक है, डन है। अच्छा, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं। ए गॉट 20% मार्क्स, ए के 20% मार्क्स आए, इसका मतलब क्या है? ए गॉट 20% मार्क्स। बार देखो एक मिनट रुको। हाँ, ये तो मैंने कराई दिया, इज व्हाट परसेंट ऑफ बी इज, ये तो मैंने कराई दिया, ये छोड़ दो आप, इसको आप इग्नोर कर दो, टाइपिंग एरर है। और ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। ठीक है, डन है जी। यहां तक डन है सबको? ये बताओ पहले, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, कैसे करोगे? ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, दोनों का डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय बी, जिसको बेस मानते हैं उसको बटे में लिखते हैं। तो 780 माइनस 360 बटे में 360 गुणा 100। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। सॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहा, कंसेप्ट समझा रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर है? अगर ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए माइनस बी बटे में बी। बोलो भैया। यस, मोर और लेस आए तो सीधा डिफरेंस। अक्षय, फ्रैक्शंस की जरूरत होगी तो फ्रैक्शंस भी आप लोग, अरे बहुत तगड़े इंतजाम से आया हूं आज मैं वैसे डीआई पढ़ाने। आप भी याद रखोगे? बोलो सर मजा आ गया आज तो। जितनी भी चीजें डीआई के लिए जरूरी है ना, जितनी भी चीजें डीआई के लिए जरूरी है, सारी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और बताओ, ये सारी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ। और ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसमें भी याद होना चाहिए। और ऐसे रट्टा मत लगाना, ये पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। ये इक्वल टू का निशान है यहाँ पर, ये सब पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है, हाँ। मतलब कहीं पेपर में अगर 33 1/3 33 3 पॉइंट 33.33 लिखा है तो 33 1/3 लिख लेना आप, और उसका मतलब 1/3 होता है। तो ये बहुत फायदेमंद है। ये भी इक्वल टू का साइन है यहाँ पर। थोड़ा सा हमारा जो आजकल टाइपिस्ट है उसको लगता है बेहोशी छाई हुई थी, तो उसने क्या किया, इक्वल टू का निशान लगाना भूल गया। ठीक है, डन है जी। तो ये मतलब सारे ले आया हूं मैं जितनी भी चीजें जरूरत है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। तुम लेक्चर की खूबसूरती देखो यार, तुम देखो तो लेक्चर की खूबसूरती देखो तुम। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। ठीक है, एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, एक बार करके दिखाना जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट एवरीबॉडी। 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, करो।
बताओ एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, जल्दी बताओ। करिए करिए, वेट कर रहा हूं मैं भाई। हाँ जी बताइए, आया? अभी तक देखो सिर्फ शैंकी और अन्नू का आया है। मैं चाहता हूं सब लोग सॉल्व करें यार, मैं चाहता हूं सब लोग सॉल्व करें, प्लीज करिए करिए फास्ट एवरीबॉडी। देखो इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को पता है? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज आता है, आपको डीआई नहीं आता। डीआई में परसेंटेज में बहुत भारी फर्क है। देखो अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। भाई एक बात बताओ, इसको अलग अलग सॉल्व क्यों करूं मैं? पहले इसका रेशो निकाल लेता हूं। परसेंटेज से परसेंटेज गया, जीरो से जीरो गया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 चौक 16, ठीक है, 4 18, तो ये 18 आ गया और ये 5 आ गया। बस अब आपको बताना है एक्स वाई का कितने प्रतिशत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। किससे? वाई से। तो 100 पर कितना? ये हो गया 20, 13 दूनी 26, 260% आ रहा है भाई आंसर, 260%। बात समझ में आई? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? सब लोग क्या कर रहे होंगे, वो 28% निकाल रहे होंगे 720 का, फिर वो 16% निकाल रहे होंगे 350 का, है ना, फिर वो कंपैरिजन कर रहे होंगे। अरे भाई क्यों? क्योंकि हमें तो परसेंटेज बताना है भाई, हमें तो रेशियो बताना है, बस हमें रेशियो निकालना है। बात समझे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? आप देखिए देखिए दोबारा देखिए भाई, परसेंटेज से परसेंटेज काटा, रेशियो निकाल लिया ना, जीरो से जीरो को काटा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 4 चौक 16 और 18 चौक 72, तो ये 18 आ गया और ये 5 आ गया, है ना। तो ये से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। किससे? 5 से। तो 100 पर कितना? 20। लो जी 260% आ गया। बताओ इसमें क्या है? मैं यही बात आपको सिखाना चाह रहा हूं। अगर ये चीज नहीं आती ना आपको, आप डीआई कभी नहीं कर सकते। हाँ, डीआई में यही तो बात सीखने वाली है। आगे चलते हैं। आप कर लोगे? चलो करके दिखाओ, देखते हैं कौन कौन करता है। जल्दी बताओ, ये आपके लिए है। समझ गए? परसेंटेज निकालना है तो रेशो निकाल लो। करो करो जल्दी करो, फास्ट एवरीबॉडी। आज बेसिक सिखाऊंगा बिल्कुल, करिए करिए। बताइए आंसर। ठीक है, अच्छा बराबर है। वाह क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो रेशो निकालते हैं। ठीक है, 12 3 36, 12 चौक 48, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है। और कुछ कटा, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18, ये तो बराबर ही आ गया, एक रेशो एक। तो ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो ये तो बराबर ही है, मतलब बड़ा है ही नहीं, तो 0% मोर देन बी। बस समझ में आ गई बात? अब ये बताइए बस मुझे यस और नो करके थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन दीजिएगा। ये तरीका सिखाने से आप जल्दी कर पाए ना सवाल को, है ना? ऐसे ही करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ
चलो, अब फ्रैक्शन में कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए, छोटी बड़ी फ्रैक्शन का पता करना आना चाहिए आपको। छोटी बड़ी फ्रैक्शन पता करनी है इसमें से, बताना जरा, इसमें से बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है? बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, जल्दी बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है इसमें? कुछ नहीं करना होता। एक छोटी सी चीज कर लो बस, 8/11 छोटी बड़ी पता करनी है। इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22। जो ज्यादा आया है वो बड़ा है, ग्रेटर है, जो छोटा आया है वो स्मॉलर है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके ऊपर बड़ा आ जाए वो बड़ा, जिसके ऊपर छोटा आ जाए वो छोटा। अब जैसे 67 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 7×7 = 49, ठीक है, 7×6 = 42 और 4 46, ये 3 7 4, कौन सा बड़ा आ रहा है? ये बड़ा है तो यही बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया ये। बात समझ गए? तो जिसके ऊपर बड़ा है वो बड़ा, तो छोटा बड़ा भी पता चल गया कैसे करते हैं। चलो, अब कंसेप्ट ऑफ रेशो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको डीआई के लिए जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डीआई बहुत अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, A/B, B/C दिया हुआ, ABC बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट एवरीबॉडी। आप मेरी सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा को देखिए आप क्लास के लिए। बस बी को बराबर करना है, बी को बराबर कर देते हैं। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 12 12 15। बी बराबर है तो बस A/B/C आ गया, 8 12 15। लो जी, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अक्षय। चलो जी, अब एवरेज का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। बस सबको जोड़ के उनकी संख्या से भाग कर देते हैं, ये तो पता ही है आपको, इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत टेक्निक भी लगाते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है? जैसे मान लो 11th क्लास है, 11th क्लास, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है, ठीक है। सेक्शन ए में मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हैं, यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स हैं वो 5 हैं और यहाँ पे एवरेज मार्क्स 10 हैं। तो आपको वेटेड मीन बताना है। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं भारित माध्य, भारित माध्य बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये, या संयुक्त माध्य भी बोलते हैं। बस 10 संख्याएं हैं, है ना, 5 से गुणा कर दो, मतलब 5 एवरेज है तो 10 पंजे 50, 20 व्यक्ति हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 10 एवरेज है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट हैं 30। अगर मुझे पूरा 11th क्लास का एवरेज निकालना तो ऐसे तो निकालूंगा, 10 पंजे 50 और ये 200 बटे में 30, ये हो गया आपका 250 बटे में 30, जो भी आएगा वो 25/3 वो आंसर आ गया आपका। इसे कहते हैं वेटेड मीन। वेटेड मीन मतलब कंबाइंड मीन होता है और कुछ नहीं होता इससे अलावा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? बताइए। मतलब अलग अलग ग्रुप्स का मीन दे रखा है, आपको मिला के एक मीन बनाना है, उसे वेटेड मीन कह देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, सीपीएसपी का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, ठीक है। मतलब आय आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। अच्छा, आज आपको बताता हूं, सबको अपनी इनकम कम लगती है ना, इसका रीजन पता है क्या है? सबको अपनी सैलरी कम लगती है ना, इसका रीजन क्या? देखो, इनकम, कमाई, इनकम जो कम आए वो इनकम, और देखो कमाई कम आई। सब लोग कहते थे यार कम आई है, कम आई है, कम आई है, तो उसका नाम कमाई रख दिया। ठीक है, इसलिए सबको कम लगती है। चलो यार, ये तो मजाक की बात थी। ये तो मजाक की, पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत हंसी भी हो जानी चाहिए, है ना। हाँ, 36 का आंकड़ा हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में कई बार कहते हैं किसी से हमारी लड़ाई हो गई है तो हम कहते हैं इससे हमारा 36 का आंकड़ा है। तो क्यों कहते हैं 36 का, क्यों कहते हैं? 35 का, 40 का, 42 का क्यों नहीं कह देते? बताओ, क्यों नहीं कह देते? 36 का आंकड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदी में 3 को ऐसे बनाते हैं, हिंदी में 3 को ऐसे बनाया जाता है,
ठीक है, और 6 को ऐसे बनाया जाता है। तो मतलब जिससे लड़ाई हो जाती है तो ऐसे करके हम खड़े हो जाते हैं ना, हाँ 36 आ रहा है मेरा तो इससे, तो इन एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो इसका 36 का आंकड़ा हो गया। बात समझ गए? तो खैर मजे की बात थी यार दोस्तों ये, है ना? थोड़ा बहुत मजे भी करते रहना चाहिए, है ना? तो ये इनकम तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सीपीएसपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी होता है, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 होता है ना? ये एसपी है, ठीक है। लॉस होता है प्रॉफिट बटे मतलब लॉस बटे सीपी इंटू 100 होता है, और डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100 होता है। तो ये सब चीज आप प्रॉफिट लॉस वगैरह इन सब में पढ़ चुके हैं, ये बस मैंने एक रिवीजन के तौर पे आपको बता दी। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू सॉल्व एसएससी डीआई। एसएससी में जो डीआई आता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? ठीक है, पहला स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप ध्यान से पढ़ो सबसे पहले, ठीक है। जैसे ऐसा होता है कि इतनी सारी तो इंफॉर्मेशन ही लिखी होती है सवाल में, उसके बाद में डीआई शुरू होता है, तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से पढ़ लो आप, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ो, उसके बाद में एक मिनट सॉल्व करो यही था यार, एक्चुअली डीआई बताने थे कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ तो इसमें यही है, जब कभी भी आपको डीआई को सॉल्व करना है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन को सॉल्व पढ़ना है ध्यान से। बच्चे करते गलती क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं डायरेक्ट डीआई पे आ जाते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पे आपको डीआई को सॉल्व करना शुरू करना है। बात आप समझे कुछ? ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को आपको पूरा पढ़ना है डिटेल में। अब हम बात करते हैं कौन कौन से तरह के डीआई होते हैं, कैसे कैसे डीआई होते हैं। एक होता है टेबुलर डीआई, इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ डीआई में, ये होता है टेबुलर डीआई, टेबल वाला डीआई। जैसे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे एयरटेल है, तो 2015 में 75 सब्सक्राइबर थे, 75 लाख सब्सक्राइबर थे, 2016 में इसके 84 लाख सब्सक्राइबर थे, इस तरह से एक टेबुलर डीआई है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एमटीएनएल के 2017 में कितने सब्सक्राइबर थे, बताओगे जरा? एमटीएनएल के 2017 में कितने सब्सक्राइबर थे? 20 लाख, है ना? तो अगर आपको ग्राफ देखना आता है तो आपको डीआई आता है। बात समझ में आई? अगर आपको ग्राफ देखना आता है तो आपको डीआई आता है। बात समझ में आई सब लोगों को? नेक्स्ट एक होता है लाइन ग्राफ, सारे ग्राफ आ जाएंगे चिंता मत करो। लाइन ग्राफ ये क्या होता है, जैसे ये मंथ, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पर रेनफॉल है। जैसे पहले महीने में रेनफॉल इतना हुआ, दूसरे महीने में रेनफॉल 10 से ज्यादा हुआ, तीसरे महीने में रेनफॉल 30 से थोड़ा लगभग 30 के पास था, और चौथे महीने में रेनफॉल 3-4 के आसपास था, और 5 महीने में रेनफॉल 40 था। तो ये इसे कहते हैं लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ हर डीआई को पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। अभी तो टाइप्स ऑफ डीआई बता रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हो कितनी खूबसूरती से स्टार्ट किया डीआई को, सही बता रहा हूँ। ये इकलौता सफलता बैच ऐसा है जिसमें डीआई पढ़ाने से पहले इतनी ज्यादा डिटेल बताई है। और अगर किसी को यकीन ना हो तो उन बच्चों से पूछ लेना जो बाकी बैचेस में है। जो अगर कोई किसी और बैच में है तो बताइए, बताइए, ऐसा है ना? सफलता बैच की यही खास बात है, सफलता बैच में हमारे पास समय बहुत है पढ़ाने के लिए, है ना? समय बहुत है हमारे पास पढ़ाने के लिए, सफलता बैच स्पेशल है यार। नहीं तो बाकी जगह टाइम नहीं होता, जितने टाइम में 40 मिनट में आप बेसिक बता रहा हूं उतने टाइम में तो डीआई करा देते 5-6, है ना? तो बेसिक कराना बहुत जरूरी है, कोई भाग दौड़ नहीं है यहाँ पे, रिलैक्स होकर पढ़वा। चलो एक बार ग्राफ होता है। अब जैसे बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ है, मतलब कहने का ये है कि जनवरी के महीने में जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जनवरी के महीने में 3 लोगों का जन्मदिन था एक क्लास में, ठीक है। फरवरी के महीने में 4 लोगों का जन्मदिन था, तो इसे बार ग्राफ कह देते हैं। मुझे बस ये बता दो सितंबर के महीने में कितने लोगों का जन्मदिन था? बिल्कुल सिलेक्शन लेकर रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत, बताइए कितने लोगों का जन्मदिन था? 7 लोगों का जन्मदिन था, बिल्कुल। तो ग्राफ देखना मतलब आपको आता है। नेक्स्ट ये होता है क्यूमुलेटिव बार ग्राफ, मिश्रित बार ग्राफ, इसे कहते हैं मिश्रित बार ग्राफ। ये अब जैसे यहां पे लिखा है, ये अडल्ट को दिखा रहा है, ये बॉयज को दिखा रहा है, गर्ल्स को दिखा रहा है। जैसे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या क्या क्या है, तो मतलब हम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि गर्ल्स का अलग बना दिया, बॉयज का अलग बना दिया, अडल्ट का अलग बना दिया, लेकिन हमने क्या किया, इस डब्बे के ऊपर ये डब्बा रख दिया, इस डब्बे के ऊपर ये डब्बा रख दिया।
बात समझ रहे हो? देसी भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल, कभी भी परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये होता है मिश्रित ग्राफ। अब जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे कहूँ बास्केटबॉल में गर्ल्स कितनी थी 20, बॉयज कितने थे 20 से लेके 60 तक हैं तो 40, अडल्ट कितने हैं 60 से 80 तक है, तो ये तकरीबन अगर मैं इसको 70 मान लूँ, 70 मान लूँ इसको मैं, तो 10 है। बात समझ में आ गई? तो ये है मामला। ठीक है, अब मुझे बताओ स्विमिंग में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं और अडल्ट कितने हैं, जल्दी बताना। और टोटल ये 150 है यहाँ पर। चलो बताओ, जल्दी बताओ। गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, अडल्ट कितने हैं? ठीक है, गर्ल्स हैं 50, बॉयज हैं कितने 70, क्योंकि 50 से 120 तक है, और 120 से 150 तक है, तो अडल्ट है 30। तो मतलब ग्राफ देखना आ गया आप लोगों को? बताओ क्या कहते हो आप? खूबसूरती देखो यार क्लास की। जब डीआई करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक होता है पाई चार्ट, एक होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में दो तरह के होते हैं, एक होता है एंगल, एक होता है परसेंटेज बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड, एक होता है एंगल बेस्ड। ठीक है, टोटल परसेंटेज होती है 100 और टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है, 1% की वैल्यू 360 बटा 100 करके निकाल लेंगे, 18 बटा 5 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू 5 बटे 18 परसेंटेज होगी। ठीक है, तो इस तरह से जरूरत पड़ती है, कभी डिग्री को परसेंटेज में चेंज करवाया जाता है, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करवाया जाता है। हाँ, ठीक है, तो ये पाई चार्ट है। जैसे यहाँ लिखा है द पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स चूजिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर थीसिस एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200। भाई टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कह देंगे कि भाई 100% की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 2 के बराबर है। बोलो हाँ के ना? अब ये अलजेब्रा है, ये कैलकुलस है, ये ज्योमेट्री है, ये लॉगरिथम्स है, प्रोबेबिलिटी है, और ये डेली लाइफ मैथ्स है। अब मुझे बताओ इनमें से डेली लाइफ मैथ कितने लोगों ने चुना? डेली लाइफ मैथ कितने लोगों ने चुना बताइए? हालांकि इस ग्राफ में थोड़ी सी गड़बड़ है, पॉइंट में कभी नहीं लेते, ये 0.5 ही होगा, है ना? इन टोटल इनका टोटल सम होना चाहिए बस। कितने लोगों ने चुना? तो कितने लोगों ने चुना? 13.4% लोगों ने, लेकिन 1% की वैल्यू तो 2 है, तो यानी कि 26.8। तो कितने विद्यार्थियों ने चुना? 27 विद्यार्थियों ने चुना, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी आधे नहीं हो सकते ना, पूरे होंगे। तो थोड़े ग्राफ में गड़बड़ है, ये 0.5 में होने चाहिए थे, क्योंकि 1% के लिए 2 है, तो कभी फिर पॉइंट में नहीं आता आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सबको? तो इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का सेंट्रल एंगल बताओ, केंद्रीय, मतलब ज्योमेट्री का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो केंद्रीय कोण निकालना है ज्योमेट्री का, तो 33% है यहाँ पे, तो 33 बटे में 100 गुणा 360 डिग्री कर देंगे, ये जो भी आएगा इतने डिग्री एंगल आ जाएगा। बात आप समझे कुछ? इतने डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल में कन्वर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 360 का 33% निकाल लिया बस। ठीक है, थर्टी थ्री को ही क्यों? क्योंकि 33 बोला है भाई ज्योमेट्री, अरे बाबा ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का कलर नोट करो। अरे बाबा, अरे रे 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 रे, हो तुम यहाँ फंसे हुए हो? ओहो, पानी पी लो भाई। घबरा गया आज तो मैं। हाँ, डर लग गया मेरे को तो आज। तो बहुत भारी मिस्टेक है यार। आप कलर मैच करो, कलर। जया देखो नेटवर्क चला गया था ना डियर, तो आप एक काम कर लेना, आप रिकॉर्डेड में देख लेना डियर, है ना? नहीं तो बाकी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या देखो, अब आया समझ में कुछ? अब आया समझ में कुछ? आया? क्या लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे? बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे क्या लिखा है? रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। एक मिनट का वेट कीजिएगा।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो, अच्छा क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि जिंदगी में कोई चीज अगर सीखनी है ना, तो रिलैक्स होकर सीख सकते हो आप, जल्दबाजी में नहीं सीख सकते। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को सीख सकते हो, जल्दबाजी में कभी नहीं सीख सकते आप। देखो मेरी एक आँख का पलक टूटा है, मतलब ये तो मैं यहाँ पे रख कर विश माँगता हूँ, ठीक है? ये लो, विश मैंने पता है क्या माँगी है? कि मुझे मैक्सिमम सिलेक्शंस चाहिए। बस और कुछ नहीं। कह रहे सर एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन एरोप्लेन माँगना एक छोटी सोच हो जाएगी। ठीक है? आप लोगों के लिए सिलेक्शन माँगा है, तो एरोप्लेन तो आप दिलवा दोगे मुझे। ठीक है? चलो, एक होता है हिस्टोग्राम, ये इंटरवल होता है। जैसे 0 से 10, मतलब जैसे कोई क्लासरूम है, मतलब एज, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब देखो जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि एक क्लासरूम में 0 से 10 साल तक जिनकी एज है, वो कितने कैंडिडेट हैं? वो 1 कैंडिडेट है सिर्फ, ठीक है? कोई मैडम अपने साथ लेके आई हुई बच्चे को क्लास में, उसको काउंट कर लिया यहाँ पे। मैडम अपने बच्चे को लेके आती है ना कई बार, पूरे दिन उसके बच्चे को खिलाते रहो। हाँ, अच्छा 11 से 20 जो एज है, वो 4 लोगों की है। 21 से 30 जो एज है, वो 8 लोगों की है ना? अब आपको 10 से 11 के बीच में क्या होगा? वो अलग चीज़ है, मैं बस एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? एक बात बता रहा हूँ कि ये हिस्टोग्राम होता है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? हाँ, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है? फिर आता है मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स्ड में क्या आएगा? 2 ग्राफ एक साथ मिल जाएँगे, 3 ग्राफ एक साथ मिल जाएँगे, वो थोड़ा-सा मेंस लेवल का सवाल हो जाता है, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस भी आपको इस बैच में कराऊँगा, ठीक है? अब अब हम ये था आज बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ना कुछ डीआई आज होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी नहीं करा रहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी बेसिक समझाया है, ठीक है? कुछ डीआई मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कल अगली क्लास में थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज शाम वाली क्लास पता है 2 घंटे की होगी, पता है ना आपको? आज शाम वाली क्लास 2 घंटे की होगी। निशांत, बार ग्राफ में हिस्टोग्राम में अंतर ये होता है कि हिस्टोग्राम में इंटरवल होता है, ठीक है? तो 2 घंटे की है शाम को क्लास आप लोगों की, बल्कि 2 घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसी तरह से आज की क्लास 15 मिनट पहले छोड़ के अगली क्लास को 15 मिनट ज़्यादा पढ़ाएँगे डीआई वाली को, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, और शायद मैं मंडे मंडे में छुट्टी पे हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना है, गाँव में जाना है अपने, ठीक है? तो मंडे को छुट्टी पे हूँ, तो आपकी जो शाम को 7:30 बजे क्लास है डीआई का पार्ट 2, वो मैं फिर ट्यूसडे में ले लूँगा, ठीक है? वो मैं अपने आप लगवा दूँगा, जैसे भी मुझे लगवाना है, ओके? हाँ, ठीक है। और मैं कुछ डीआई आप लोगों को दे रहा हूँ, एक बार बस ट्राई करना, हो, ना हो, कोई बात नहीं। और डीआई में कई बार क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन भर जाती है। अब टीचर को लिखने के लिए भी जगह चाहिए, तो कुछ-कुछ डीआई आपको इंग्लिश में मिल सकते हैं, 1-2 तो एडजस्ट कर लेना, वो मैं हिंदी में समझाऊँगा। जैसे पहला डीआई 1, 2, 3, 4, 5 4 क्वेश्चन है ये, एक पहला एक डीआई हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में 1, 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन ये हो गए, 2 डीआई हो गए, 1 ये, 3 डीआई हो गए, 4 डीआई हो गए, बस। ये 4 डीआई हैं, ये पढ़ के आना और थोड़ा-सा ट्राई करके आना। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ाएँगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो, मज़ा आया आप लोगों को? ये बताओ। नहीं, गाँव होली में नहीं जा रहा, थोड़ा-सा काम होता है यार। वैसे हमारे गाँव में मेला भी लगता है, तो और हरियाणा से हूँ मैं, तो कुश्ती का एक समारोह भी होता है, ठीक है? बढ़िया होता है गाँव में तो ख़ैर, ठीक है? तो अगर नहीं गया, तो मंडे क्लास हो जाएगी। अगर गया, तो फिर छुट्टी हो जाएगी मंडे। तो वो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? हाँ, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर, ओके? कह रहे सर आप भी पार्टिसिपेट करते हैं, मैं पार्टिसिपेट करूँगा कुश्ती में तो फिर क्लास कोई और ले लेगा आके तुम्हारी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए।